नमस्कार, न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फीडबैक जासूसी केस में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम। सिसोदिया पर जासूसी केस में चलेगा केस। अब गृह मंत्रालय ने केस चलाने को मंजूरी अब दे दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट कथित जासूसी मामले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी अब दी है। 8 फरवरी को सीबीआई ने गृह मंत्रालय से सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। 2015 के विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ महीनों के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कथित तौर पर सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। इसके खिलाफ सीबीआई को एक शिकायत दी गई। शुरुआती जांच में सीबीआई ने पाया कि एफबीयू ने राजनीतिक खुफिया जानकारी भी इकट्ठा की थी। सन 2015 का वो दौर था। सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी ने फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी केस में आरोप इन पर लगे हैं। और अब सिसोदिया पर अगर केस ये चलेगा तो फिर राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं गृह मंत्रालय के डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ जांच के आदेश के बाद बीजेपी नेता हरीश खुराना ने तंज कसा है। कपिल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने विपक्ष के लोगों की काफी जासूसी करवाई है। अब सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का ये चौथा केस है। जल्दी सिसोदिया का भी हाल सतेंद्र जैन जैसा होने वाला है। सुनिए आप। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाया और उसके अंदर कैमरास खरीदे गए और तमाम अफसरों को अपॉइंट किया गया था इलीगल तरीके से 2015 के अंदर, और तमाम जो हमारा आरोप था, हमें शक था कि कई मीडिया हाउसेस के, कई राजनीतिकों के, कई अफसरों के इन्होंने जासूसी करवाई। सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने सीक्रेट सर्विस फंड क्यों बनाया था? आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और अब जब होम अफेयर्स ने इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी है, तो ये जो जांच की आंच है वो आप तक पहुंचेगी। और निश्चित तौर के ऊपर वो दिन दूर नहीं है कि आपको इस मामले को के अंदर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। निश्चित तौर के ऊपर आपने जो इलीगल काम किया, ना सिर्फ आपने इलीगल बल्कि भ्रष्टाचार भी किया, ये दोनों मामले बनते हैं। जिस प्रकार से आपने जासूसी करवाई और उसके बाद भ्रष्टाचार, सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया, वो दिल्ली की जनता के सामने है। जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन के समय यह कहा गया था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे लगता है कि जरा भी नैतिकता बची होगी तो मनीष सिसोदिया अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर इन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करेंगे और पहले इन आरोपों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नैतिकता आम आदमी पार्टी में बची नहीं है। पर जहां सतेंद्र जैन बैठे हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया का जाना उनकी नियति है। वो मंत्री बने बने जेल जाना चाहते हैं सतेंद्र जैन की तरह, तो वो मंत्री बने बने ही जेल जाएंगे। लेकिन ये दिल्ली की शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसके मंत्री अब कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल में करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, जासूसी कांड पर सिसोदिया का ट्वीट अब सामने आया। केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद सिसोदिया का ट्विटर, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस चलाना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है, ये कहना दिल्ली के डिप्टी सीएम का। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत सारे केस किए जाएंगे। दिल्ली की सियासत में हमेशा इसी तरह की हलचल दिखाई देती है। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर, तो कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। और अब ये कहना सिसोदिया का कि आम आदमी पार्टी का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, बीजेपी घबराकर इस तरह के काम करवा रही है। जासूसी कांड पर सिसोदिया का ट्वीट किया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आप। देखिए, अपने प्रतिद्वंदियों को झूठों केस में फंसाना जो है, ये हारे हुए और डरे हुए लोगों का काम होता है। अब जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी,
इस तरीके के और केस जो है झूठे केस हम पे लगाए जाएंगे। ये केस बिल्कुल झूठा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़े हुए हैं। अदानी जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया, हज़ारों करोड़ रुपए का काला धन देश से बाहर भेजा गया, फिर शेल कंपनीज़ के सहारे वो पैसा इनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया गया। वो पोल सबके सामने है, मगर केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं कराना चाहती। झूठे केसों के अंदर आम आदमी पार्टी को फंसाना चाहती है। वहीं गृह मंत्रालय की इस हरी झंडी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने क्या कहा, बातचीत की उनसे हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने, सुनिए। फीडबैक यूनिट मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी है। बातचीत के लिए दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, पहले से एक मामला चल रहा था और अब फीडबैक यूनिट मामले में भी सीबीआई ने एफआईआर करने की जो मंजूरी है वो दी है, कैसे देख रहे हैं इसको? पूरी तरह से फर्जी मामला है, पूरी तरह से फर्जी केस है, इसमें कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और मनीष जी के पीछे पूरी तरह से पड़े हुए। आप सोचिए कि अडानी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, कहीं कोई जांच हुई, कहीं कोई एफआईआर हुई, कुछ नहीं। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से केजरीवाल जी का कद बढ़ रहा है, मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगता है। और आप देखना आने वाले फ्यूचर में और भी इस तरह के फर्जी मुकदमे होंगे। अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करवाना ये कायर और हारे हुए व्यक्ति की निशानी है। आप देखना आने वाले फ्यूचर में इस तरह के और फर्जी केसेस होंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर। ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2015 के बाद जब ये फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी कराने का जो आरोप है वो आपके ऊपर लग रहा है। 2015 में कोई चीज़ बनाई गई और एफआईआर हो रहा है 2023 में, अपने आप फर्जी मामला है। अपने आप ही बताता है कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है। अपने आप ही बता रहा है कुछ बचता ही नहीं इस मामले में। सिर्फ एक ही पर्पज़ है, केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको। मोदी जी इस समय केजरीवाल जी से डरने लग गए हैं, डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, ये सिर्फ उसी का नतीजा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने का। अभी मनीष जी को सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन फिर से 26 फरवरी को बुलाया जा रहा है। आप लोगों ने पहले भी गिरफ्तारी का आशंका जताई थी, लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है? वो हमें गिरफ्तार करें, हमें मार दें, हमें जान से मार दें, कुछ भी कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसी तरह से देश के लिए, समाज के लिए काम करते रहेंगे। हमारा मकसद है देश नंबर 1 बने दुनिया का, और उसमें हम लगे हैं, हम वो करते रहेंगे। पूरी तरह से ये सारे मामले फर्जी हैं, आपको भी पूरी तरह से पता है। आखिरी सवाल, आज मेयर का चुनाव है सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब लग रहा है कि आज शांतिपूर्वक दिल्ली को मेयर मिल जाएगा? देखिए, बीजेपी में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो मुझे नहीं लगता कि आज उनको कुछ करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन बड़ी क्लियर कर रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको ज़रा सा भी गड़बड़ करनी चाहिए। तो बिल्कुल दुर्गेश पाठक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर न्यूज़ इंडिया के सामने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं सीधे आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Achieved a lot as far as the space, drone, green hydrogen to the renewable energy is concerned. India has a lot to showcase from this to the digital payments as well. Now we can have the questions, please. Good morning, sir. Am I audible, sir? Can you increase the volume, please? मेरी भी आवाज कम आ रही होगी फिर तो। आ रही थी, तो नजदीक रखना चाहिए। Good morning, sir. Am I audible now? सर, अब हम इंडिया में जो G20 ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे दूसरे कंट्रीज जो G20 के अलावा भी देख रहे हैं इस इवेंट को, किस तरह के इसके उपयोग वो कर सकते हैं सर? आपको क्या लगता है इस इवेंट को लेकर? देखिए, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो इंडिया में एक होप देखते हैं। उनको लगता है उनकी आवाज़ भारत बन सकता है। भारत के मॉडल से बहुत सारे लोग जानने, सीखने और उससे कुछ प्राप्त करने के बारे में सोचते भी हैं।
तो it becomes more aspirational for them also. And in the past also India stood up for them, has become the voice for them also. And our models locally is also not only to those countries, Global South, but also for the others where they have appreciated our efforts in that regard. Here also if you look at the invitation, अगर आप invitation भी देखेंगे तो कुल मिला के 43 ऐसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या कंट्रीज आएंगे जो नवंबर की हमारी बड़ी बैठक होने वाली सितंबर की, उसमें आप देखेंगे कि भारत ने इजिप्ट से लेके सऊदी अरेबिया से लेके साउथ अफ्रीका, बाकी सबको भी, इन सबको जो बाकी देश भी हैं G20 के बाहर भी, उनको और बाकी संस्थाओं को बुलाने का काम भी किया है, ताकि बड़े प्लेटफॉर्म पर आज जो दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उस पर बात भी हो सके। और जब हम मल्टीलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जहां दुनिया के कुछ देश उससे दूर भाग रहे थे, हम वापस एक बार उससे और बात कर रहे हैं कि दुनिया का हित उसी में ही है, यूनिलैटरल और बायलैटरल में नहीं, मल्टीलैटरलिज्म में ही उस सबका हित है। Yes, please. Please introduce yourself also. Hi sir, this is Sibi from the Associated Press. Sir, two questions. One is at the end of the Indonesia presidency, we had the Just Energy Transition Partnership. तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री को। चलिए चलेंगे फिर से एक बार उसी खबर की तरफ। सिसोदिया की मुश्किलें जो हमने जिक्र किया कि बढ़ सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है मुकदमा चलाने की दिल्ली के डिप्टी सीएम पर। लेकिन इसके बाद दिल्ली में सियासी हलचल अब बढ़ गई है, क्योंकि बात करें ये पूरा मामला सन 2015 से जुड़ा है। और ऐसे में आगे आम आदमी पार्टी का क्या रुख होगा, क्योंकि आपने देखा दुर्गेश पाठक को, आपने सुना क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बदले की राजनीति बार बार इसको कहा जा रहा है। और सिसोदिया ने भी ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी ना जाने क्यों परेशान है, हताश है, और इसीलिए बीजेपी इस तरह के काम करवा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला फीडबैक जासूसी से जुड़ा है। सहयोगी नमित लाइव जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, इस समय आप आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं, ताजा हलचल कैसी है, तस्वीरें कैसे हैं? क्योंकि देखिए हरी झंडी जब से मिली है गृह मंत्रालय की मुकदमा चलाने की, बयानों का दौर भी लगातार जारी है। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो हैं वो इस मंजूरी के बाद बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले से ही दिल्ली आबकारी नीति में जो है उनके खिलाफ एफआईआर हो रखी है। लेकिन जिस तरीके से जो फीडबैक यूनिट का मामला अब निकल कर आया है, इसमें हालांकि जो गृह मंत्रालय है उन्होंने जो है मंजूरी दे दी है सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन ये मामला 2015 और 16 का है, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। उस दौरान जो है एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी, जिसका काम था कि दिल्ली के तमाम जो विभाग हैं उनकी जांच पड़ताल करना। लेकिन जो विपक्ष है उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो विपक्षी पार्टियों के बड़े राजनीतिक नेता हैं उनकी जासूसी करवाई गई इस फीडबैक यूनिट के जरिए। उसके बाद एलजी को इसकी शिकायत भेजी गई। एलजी ने जो है गृह मंत्रालय को कहा कि आपकी मंजूरी चाहिए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए। उसके बाद आज एलजी ने जो है जब एलजी ने फाइल भेजी थी गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय की अप्रूवल मिला है, यानी कि गृह मंत्रालय ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश है वो दिया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी 26 फरवरी को फिर दोबारा से सीबीआई ने जो है मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, और ऐसे में जो दूसरे मामले में एफआईआर दर्ज होगी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पर सीधे तौर पर कहना है कि ये तमाम जो आरोप है वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, क्योंकि अगर मामला 2015 और 16 का है तो एफआईआर आखिर 2023 में क्यों हो रही है? क्यों उस दौरान जो है इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर ये मामला आपको फर्जी लगता है? क्योंकि फीडबैक यूनिट तो 2015 में ही बनाई गई थी, और उस दौरान मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर तमाम जो दिल्ली सरकार के विभाग थे उन विभागों की जांच के लिए ये फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। लेकिन नमित देखिए, अगर हम बात करें शराब नीति मामले को लेकर, उसमें भी सिसोदिया इस समय फंसे हुए हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है, समन दिया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक तरफा फीडबैक जासूसी केस में भी घिर गए सिसोदिया। तो इस समय जो दिन है देखिए बहुत खराब चल रहे हैं ऐसा माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। नमित,
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस साल में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव भी हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, और आम आदमी पार्टी चाहेगी कि कई राज्यों के अंदर वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन ठीक उससे पहले ही पार्टी के बड़े नेता पर 2 मामलों में अगर FIR होती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। लेकिन आज देखिए किस दिन ये फैसला आया है, अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें, क्योंकि आज ही दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव भी होना, और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाने के बाद बीजेपी जो है ये सब कुछ करा रही है, क्योंकि आज अगर शांतिपूर्वक सिविक सेंटर में चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी का जो मेयर बनना लगभग तय है, क्योंकि बहुमत उनके पास है। लेकिन उसी दौरान गृह मंत्रालय से CBI को जो है FIR करने की मंजूरी मिल जाती है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है चलिए मैं लौट कराऊंगा। फिलहाल इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब क्या कह रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, जैसा कि हमने जिक्र किया था। सुनिए बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। और इस जासूसी कांड की तह तक जाए तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार भी ये लेटर आपको दिखाया था। CM के एडवाइजर FB जो यूनिट है उसके डायरेक्टर सिन्हा साहब इसमें लिख रहे हैं कि ये जो हम जासूसी करवाते हैं इसकी सारी रिपोर्ट सीधा अरविंद केजरीवाल को जाती है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ACB है, आपको FB यूनिट बनाना पड़ा? किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को CBI गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मित्रों, जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस परमिशन की, इस प्रोसिक्यूशन की जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत करती है। 2015 से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती हुई आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था, और किस प्रकार से सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया गया इलीगल तरीके से, कैमरेस खरीदे गए। और जब उस वक्त बात आई थी 700 लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ 700 लोगों की उस वक्त, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर थे, मीडिया हाउसेस के लोग थे, उसमें जजेस के नाम थे। 700 लोगों को की स्नूपिंग कराई गई। उस वक्त भी मामला सामने आया था। अब जब चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आदेश हो गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चीजों का खुलासा होगा। और मुझे लगता है कि ये जांच की आंच है, बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने, कि ये सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली, ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मैटर बनते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B का, जिसमें जिस प्रकार से इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करी, इलीगल तरीके से स्नूपिंग करी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक, क्योंकि एक सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया, वो मामला भी बनता है कि उसके अंदर पैसों का इधर से उधर हुआ, कहाँ गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ। इन सब के जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप। सर, दुर्गेश पाठक ने भी बोला है कि भाजपा पीछे पड़ी है मनीष सिसोदिया। देखिए, हम पीछे नहीं पड़े हैं। उनके कर्म जो हैं वो ऐसे हैं, जो न्यायिक एजेंसी उसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं बेहतर शिक्षा मंत्री होने का। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज के दिन सुबह 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट आज पेश करेंगे। 7 लाख करोड़ का बजट का
ऐलान किया जाएगा। सभी वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं। किसान की बात करें, युवा की चाहे हम बात करें या रोजगार पर भी पूरा फोकस है सरकार का इस बजट में। 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों की भी झलक आपको दिखाई देगी। तो पल पल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि यूपी का बजट बहुत अहम और काफी मायने भी रखता है सन 2024 को चुनाव को लेकर। सुरेश खन्ना 7वीं बार बजट पेश करेंगे। वहीं बजट को लेकर फिलहाल क्या कुछ कहा ब्रिजेश पाठक ने और बीजेपी के नेताओं ने, सुनिए आप। लगातार विकास का पहिया घूमा, डेवलपमेंट के ऊपर उनकी विशेष रुचि है। इनोवेशंस करना, हर तरह से युवाओं को आगे बढ़ाना, किसानों को और ज्यादा मजबूती देना और महिलाओं को पूरी तरीके से सम्मान मिले, इसके लिए ये योगी सरकार का दूसरा बजट आ रहा है। हमारा जोर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो सकें। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम हर तरह से उत्तर प्रदेश को एक सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम अचीव करें। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अद्भुत बजट आएगा, सबको समाहित करने वाला होगा, चतुर्मुखी विकास वाला होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला होगा और हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। विवेक, 7वीं बार सुरेश खन्ना बजट पेश करने वाले हैं और अगर देखा जाए तो 71 सालों के इतिहास में लगभग 4000 गुना है इस बार का बजट। काफी अहम है 2024 के चुनाव के लिहाज से भी। बजट के मुख्य बिंदु क्या होंगे विवेक, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। विवेक, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लौट कर आएंगे किसान, युवा और जी सागर, मैं बताना चाहूंगा जी, बोलिए विवेक। 7 लाख करोड़ के आसपास का इसका आकार होने जा रहा है और 11 बजे ये सेशन शुरू होगा। सुरेश खन्ना अपना बजट पेश करेंगे यूपी सरकार का। 2 बड़ी बातें हैं। पहली तो सरकार के सामने लक्ष्य है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है उत्तर प्रदेश को। दूसरा 2024 का इलेक्शन है, उस लिहाज से बजट में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। जहां तक फोकस की बात है तो किसानों पर फोकस होना है, युवाओं पर, महिलाओं पर फोकस होना है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इस पर फोकस रहेगा। खासतौर पर जो एक्सप्रेस वेज उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं या बन रहे हैं उनको किस तरह से दूसरे छोटे शहरों से जोड़ा जाए और उसके लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना सरकार तैयार कर रही है ताकि कनेक्टिविटी और बेटर हो सके उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा महिलाओं की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में एक बड़ी बात कही गई थी, वो ये कि अगर किसी निजी कॉलेज में, निजी स्कूल में 2 सगी बहनें पढ़ती हैं तो उनमें से एक की फीस सरकार रियम्बर्स करेगी। ये माना जा रहा है कि इस योजना को इस बजट में प्रस्तुत किया जाएगा, उसका प्रस्ताव इस बजट में होना है। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने कहा कि 7 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट होने जा रहा है, जो पिछली बार के बजट के मुकाबले में 12-14% ज्यादा होगा। लेकिन विवेक, सन 2024 का चुनाव, रोजगार पर देखिए मुख्य फोकस। लगातार देखिए बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर समिट में हिस्सा लिए। क्या युवाओं को साधने का पूरा इसमें प्रयास है कि कैसे 2024 में उनका रुख बीजेपी की तरफ रहे, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें बहुत मायने रखती हैं? बिल्कुल, युवाओं की जहां तक बात करें तो हालांकि ये बात पिछले बजट में कही गई थी कि लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे बच्चों को। वो योजना पिछली बजट में घोषित की गई थी लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। इस बार का जो बजट आ रहा है शायद सरकार पूरी कोशिश करेगी कि 2024 के पहले युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की जो योजना थी उसको साकार किया जाए, उसको शुरू कर दिया जाए। एक और बड़ी बात थी जो पिछले बजट में अनाउंस की गई थी, वो नहीं हो पाई थी, वो ये थी कि जो गरीब लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनको साल में 2 बार 2 त्योहारों पर, होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। काफ़ी चर्चा हुई थी लेकिन उसको भी अभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। दूसरी होली आने वाली है, एक होली और एक दिवाली बीत चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि इस योजना को भी, जो फ्री गैस सिलेंडर देना था सरकार को 2 गरीब परिवारों को, वो भी इस बार के बजट में उसका लेखा जोखा होगा और उसको भी इसी साल शुरू करने की एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज होगा सुरेश खन्ना के नाम, सबसे बड़े बजट का, क्योंकि 7 लाख करोड़ का बजट है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।